नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं विकास कुमावत। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 6। इसके पहले हम 5 पार्ट इस सीरीज के देख चुके हैं, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप सभी लोगों को वो पांचों पार्ट देखना है, क्योंकि उनमें कई सारे बेसिक क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज हम देखेंगे पार्ट 6 के बारे में, और इसमें भी कई सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट और ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखें। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। अब सबसे पहले बात आती है द्विनाम पद्धति की। तो द्विनाम पद्धति को लिनियस के द्वारा दिया गया। अब इसमें होता है कि इसमें सभी को दो अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। दो अलग अलग नाम होते हैं, परंतु उन्हें एक साथ लिखा जाता है, जिनमें पहले उसके यानी किसी भी जीव के वंश का नाम लिखा जाता है और बाद में जाति का नाम लिखा जाता है। अब फिर हम बात करें कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सबसे उसने पूछा है कि किसको पहले और किसको बाद में लिखा जाता है। तो पहले लिखा जाता है वंश को और बाद में लिखा जाता है जाति को। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब फिर बात करते हैं कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम की। जैसे कि बात करें मनुष्य की, तो आप सभी को पता होगा मनुष्य का नाम होमो सेपियंस है। अब बात करें होमो सेपियंस की, तो इसमें होमो जो है वह वंश हो गया और सेपियंस जो है वो जाति हो गई। फिर बात करें मेंढक की, तो मेंढक का नाम होता है राना टिग्रिना। फिर बात करें बिल्ली की, तो बिल्ली का होता है फेलिस डोमेस्टिका। फिर बात करें कुत्ते की, तो कुत्ते का नाम होता है कैनिस फेमिलियर। ऐसे आपको इन सारे नाम को याद करना है और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्यमय है। अब जिसने पिछले वीडियो देखे होंगे उनको ये क्वेश्चन अच्छे से आता होगा और उन्होंने अभी तक आंसर भी कर दिया होगा। तो रोज सुबह साइंस का लेक्चर 10 बजे आता है। आप सभी लोग 10 बजे रिमाइंडर सेट करें और सुबह 10 बजे इस सीरीज के साथ जुड़ जाएं और मेरे साथ साथ सीरीज को सोल्व करें। लाइव चैट में इनके आंसर भी दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी आए और उनको भी इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने को मिले। ठीक है, तो दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा अर्धपारगम्य है, यानी कौन सा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब फिर बात करते हैं, तो इसका आंसर जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें 3 परत होती है, जिसमें 2 परत होती है प्रोटीन की और जो बीच में परत होती है वो होती है लिपिड की, फास्फोलिपिड यानी कि वसा की बनी होती है। तो यह होती है कोशिका झिल्ली में, सेल मेम्ब्रेन में। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। आप सभी को ये क्वेश्चन आना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार और कई सारी एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। और इससे रिलेटेड मैंने जो इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें 3 परत होती हैं, जिसमें दोनों बाहरी परत प्रोटीन की बनी होती हैं और मध्य वाली परत बनी होती है फास्फोलिपिड की। तो आंसर हो गया हमारा कोशिका झिल्ली। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। यानी कि यह पूछ रहा है कि पादप कोशिका यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल में हम डिफरेंस कैसे करेंगे। ऐसी कौन सी चीज है इनमें से जिनको देखकर हम डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो वो होती है कोशिका भित्ति, जो सिर्फ और सिर्फ केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति यानी सेल वाल नहीं पाई जाती है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति।
अब फिर बात करें कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और यह सेल्यूलोज की बनी होती है। अब फिर बात करें कि इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है यह कोशिका के आकार और आकृति को निश्चित करती है। तो हमारा आंसर है कोशिका भित्ति। और याद रखना, पादप कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य वायु प्रदूषक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, मुख्य वायु प्रदूषक कौन है? तो मुख्य वायु प्रदूषक होता है इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO यानी कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये हमारा आंसर हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब फिर बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। आपको इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है CO और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, और ये N2 जो है ये नाइट्रोजन गैस है। तो हमारा आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब फिर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो यह एक रंगहीन गैस है। यह गैस हवा में थोड़ी हल्की होती है और मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिकारक भी होती है, और इसका उपयोग कुछ सामान्य मात्रा में जैविक कार्यों के लिए किया जाता है, बहुत कम मात्रा में, और इसमें कार्बन परमाणु से त्रिबंध द्वारा ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिक मात्रा के संपर्क में कोई मनुष्य आ जाता है तो उसका दम घुटने लगता है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है और वह बेहोश हो जाता है, और अगर कुछ समय तक ऐसे ही माहौल में रहा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है? अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो अब बात करें अस्थि यानी हमारी बोन, हड्डियों का अध्ययन। तो हड्डियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। अब फिर बात करें कि सर ये तो हम सबको पता था कि ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बाद भी एग्जाम में इसी क्वेश्चन के ऑप्शन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि पिछली बार रेलवे में आया है कि ओरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ओरोलॉजी में किया जाता है पर्वतों का अध्ययन। फिर बात करें कि जियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जियोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो ये सारे अदर फैक्ट बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा है। और अब फिर यहाँ पर मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, वही क्वेश्चन आपको मैं पूछ रहा हूँ और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। और कमेंट सेक्शन में सभी को आंसर देना है। अब क्यों देना है? क्योंकि उससे आपके डाउट क्लियर होंगे। मान लो किसी को और कुछ पता हो तो वो भी आंसर लिखे, क्योंकि वहां पर हमारी टीम के द्वारा या मेरे द्वारा करेक्ट आंसर बताया जाएगा और उससे आपके डाउट क्लियर होंगे। क्या पता आपको कुछ गलत पता हो तो आपका सही आंसर कमेंट सेक्शन में देख लेना और आपको आंसर फिर सही पता होगा। इसलिए आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी और हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का नियम किसने दिया था? आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो आनुवांशिकता का नियम दिया गया था ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। यह एक ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। दोस्तों ऑस्ट्रिया, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, जो कि ओपेक संगठन का एक सदस्य देश है, और ओपेक का मुख्यालय भी ऑस्ट्रिया में है। तो दोस्तों कुछ जीएस की बातें मैंने बता दी आपको, जो आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बता दिया, ध्यान में रखना। तो इनके द्वारा सर्वप्रथम आनुवांशिकता का या आनुवांशिकता की खोज की गई और इसीलिए इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का उपयोग किया था। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है पीसम सटाइवम। आप सभी लोगों को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का शिखर किसका बना होता है?
यानी कि जो हमारे दांत होते हैं उनका ऊपरी भाग किसका बना होता है। तो जो हमारे दांत होते हैं उनका ऊपरी हिस्सा बना होता है इनेमल का, जो कि बहुत कठोर, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल, और यह एक बहुत कठोर भाग होता है, हल्के सफेद रंग का होता है। तो हमारा आंसर हो गया इनेमल। तो आप सभी को याद रखना है कि दांतों के ऊपरी भाग पर लगा होता है इनेमल, जो कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH कारक यानी RH फैक्टर ने अपना ये नाम किस जानवर से लिया है, यानी RH फैक्टर किस जानवर के नाम पर ये नाम रखा गया। तो RH फैक्टर का मतलब ये जो RH लिखा गया, ये लिखा गया एक बंदर के नाम पर। उस बंदर का नाम है रीसस बंदर, और उसी रीसस बंदर के नाम से लिया गया RH फैक्टर। तो हमारा आंसर हो गया ए बंदर, और यह बंदर अफ्रीका के जंगलों में देखने को मिलता है। अब फिर बात करते हैं कि RH फैक्टर, तो RH फैक्टर का मतलब क्या होता है। तो RH फैक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि किसी का ब्लड नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि यह माना जाता है कि मनुष्य भी पहले बंदर थे। तो उसी प्रकार यहां से पता लगाया गया कि अगर किसी के ब्लड में, यानी किसी मनुष्य के ब्लड में अगर RH फैक्टर पाया जाता है तो वह पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, और जिसके ब्लड में RH फैक्टर नहीं पाया जाता है वह नेगेटिव ब्लड होता है, उसके पास नेगेटिव ग्रुप होता है। जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है, तो उन दोनों के पास जो है उनका ब्लड ग्रुप है वो ए है। अब फिर बात करें RH फैक्टर की, तो एक के पास RH फैक्टर है तो उसका ब्लड ग्रुप हो गया पॉजिटिव, और एक के पास RH फैक्टर नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप हो गया नेगेटिव। तो इसी प्रकार RH फैक्टर का उपयोग किया जाता है ब्लड ग्रुप को नेगेटिव या पॉजिटिव देखने के लिए। तो हमारा आंसर हो गया बंदर, रीसस बंदर के नाम पर रखा गया, और यह बंदर अफ्रीका के जंगलों में देखने को मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। दांतों और हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं। और यह क्वेश्चन एक और प्रकार से पूछा जा सकता है, और एग्जाम में पूछा भी गया है कि हड्डियां किन तत्वों से मिलकर बनी होती हैं, या दांत किन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो हमारी हड्डियां और हमारे दांत कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। आप सभी को ये पता होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो गया कैल्शियम एवं फास्फोरस। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब फिर बात करें कि जो कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20 और परमाणु भार होता है 40। फिर हम बात करें फास्फोरस की, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 15 और एटॉमिक मास होता है 31। तो इसी प्रकार आप लोगों को ये बातें ध्यान में रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा अंग पाचन तंत्र का भाग नहीं है। तो अब ये आंसर भी जिसने पिछले वीडियो देख रखे हैं उन सभी को पता होगा, क्योंकि मैंने उस अंग के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। अब फिर मैं आपको आंसर बताता हूं, जिसको याद नहीं आ रहा होगा मेरा आंसर बताते ही उसको याद आ जाएगा। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो जो यकृत है वो पाचन तंत्र का हिस्सा होता है, पित्ताशय भी पाचन तंत्र का, और आंत भी पाचन तंत्र का हिस्सा होती है। जो कॉर्निया है वह पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि कॉर्निया हमारी आंखों का एक भाग होता है। और मैंने इसके बारे में यह भी बताया था कि जब किसी के द्वारा आंख को दान किया जाता है तो कॉर्निया ही दान किया जाता है। तो जो कॉर्निया है वो पाचन तंत्र का भाग नहीं है, वो हमारी आंखों का भाग होता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी कॉर्निया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, यानी पित्त रस कहां से निकलता है। पित्त रस को बाइल जूस बोला जाता है, और बाइल जूस जो है, पित्त रस जो है वो यकृत यानी लीवर से निकलता है। कहां से निकलता है, लीवर से। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त रस जो लीवर यानी यकृत से निकलता है
वह इकट्ठा संग्रहित कहाँ पर होता है? तो वह इकट्ठा होता है पित्ताशय में। पित्त वाहिनियों के द्वारा उसे पित्ताशय में ले जाया जाता है और पित्ताशय में पित्त रस को संग्रहित किया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि पित्त रस कहाँ पर इकट्ठा होता है, तो वो आंसर होगा पित्ताशय। फिर हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? बात करें पेस मेकर की, तो आपको नाम से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, आपने कभी नाम सुना होगा। पेस मेकर क्या करता है कि हमारी दिल की धड़कनों पर नियंत्रण रखता है। हमारी दिल की धड़कनों पर नियंत्रण रखता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसको हमारे चेस्ट के वहाँ लगाया जाता है और इसके द्वारा ही हमारे हृदय की धड़कनों पर नियंत्रण किया जाता है। अगर मान लो कभी हमारे हृदय की धड़कन ज़्यादा हो जाती है तो इसके द्वारा उसको थोड़ा कम, और जब कम हो जाती है तो थोड़ा सा इसके द्वारा बढ़ा दिया जाता है। यह एक सर्जरी के द्वारा हमारे शरीर में लगाया जाता है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इसके जो मैं अदर फैक्ट बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार एसएससी सीएचएसएल में यह क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कौन? सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे शरीर को देता है, यानी कि इनमें से किनके आहार के बाद हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। अब बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। अब फिर बात करें कि हाइड्रोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, तो हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिले और हमारे शरीर को ऊर्जा मिले? तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं जैसे हमारी रोटी, चावल, आलू, अनाज और केला। फिर बात करें गुड़, चीनी, खजूर, ये सब भी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अब फिर बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट होता है 3 प्रकार का, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब बात करें कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ग्लूकोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है या ग्लूकोज कौन सा सेकेराइड है, तो ग्लूकोज मोनोसेकेराइड होता है। फिर पूछा जाए कि सुक्रोज, तो सुक्रोज डाइसेकेराइड है। और स्टार्च जो होता है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को सर्वाधिक और सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो भस्मों के जलीय घोल में आयन होता है। अब बात करें कि भस्म यानी कि क्षार। अब क्षार को हम जल में मिलाते हैं तो क्षार के द्वारा कौन सा आयन दिया जाता है? तो जब क्षार को हम जल में मिलाते हैं तब OH आयन, OH माइनस आयन मुक्त होता है। तो आप सभी को ये याद रखना है। और एक और क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ पूछा जाता है कि यदि हम अम्ल को जल में मिलाएं तो फिर हमें दिया जाता है H+ आयन, यानी H+ आयन मुक्त होता है जब हम अम्ल को जल में मिलाते हैं। और अगर भस्म को यानी क्षार को यानी बेस को अगर हम जल में मिलाएंगे तो हमें OH- मुक्त मिलेगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक नियम है, और नियम मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं एग्जाम में, नियम के बारे में पूछा जाता है। दोस्तों एग्जामिनर भी कुछ चीजें जो हैं वह डिसाइडेड हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी उठा के पूछ लेता। कोई नियम पूछना है उसे तो वह कुछ गिने चुने नियम है उनमें से ही पूछता है। ऐसा नहीं है कि जो बुक में है ही नहीं या कभी आपने पढ़ा ही नहीं, ऐसा नियम वो पूछता है। अब जो हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप सभी ने कभी ना कभी पढ़ रखा होगा। मेरा आंसर देते ही आप सभी को ये नियम याद आ जाएगा, परंतु फिर हम क्या बोलते हैं कि हमें पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया तो हम इसे भूल जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, और हमें हमेशा हमें जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि किसी एक महान व्यक्ति ने कहा है कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़ें, है ना। तो अभी मैं कह रहा हूं तो मैं महान व्यक्ति हो गया, तो मेरी बात मान लीजिए और रिवीजन बार बार करिए। जो आपने पढ़ा है वो बार बार
पढ़िए ताकि आपको वो चीज़ें याद हो जाए। आप मेरे अगर सारे वीडियो देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें सीधे सीधे याद हो जाएगी, क्योंकि मैं कई सारे फैक्ट इधर उधर के मिला के आपको बता देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें बार बार याद रहें, क्योंकि आप बार बार पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें उतनी ही याद होगी। तो हमारा क्वेश्चन है, समान दाब और ताप पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किसने दिया। अब फिर बात करें समान दाब और समानता, यानी कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर किन्हीं गैसों का वॉल्यूम सेम है तो उनमें उस गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम दिया गया था एवोगैड्रो के द्वारा। इनका नाम आवोगाड्रो भी लिखा जाता है कई जगह, तो नाम में इतना डिफरेंस नहीं होता है, आप याद रख लीजिए एवोगैड्रो। तो एवोगैड्रो ने बताया कि समान दाब और समान ताप पर किन्हीं भी दो गैसों या कितनी भी गैसों का आयतन अगर समान है तो उनमें उनके अणुओं की संख्या भी एक समान होगी। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं। तो आवर्त सारणी से हमारा ये क्वेश्चन संबंध रखता है, और आवर्त सारणी से मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको आवर्त सारणी के बारे में कई सारे फैक्ट बताए हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं। तो क्षैतिज स्तंभ ये वाले, और इन्हें कहा जाता है आवर्त। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। और जो ये खड़ी लाइन होती हैं इन्हें कहा जाता है वर्ग। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया आवर्त। और फिर बात करें आवर्त सारणी की, तो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं, यानी 18 वर्ग हैं। और जिन स्टूडेंट ने पिछले वीडियो देखे हैं उनको यह भी पता होगा कि आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है, और आवर्त सारणी यानी हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह किसके द्वारा बनाई गई। और बच्चों को जिसने पिछला वीडियो देखा है उनको यह भी याद होगा कि कौन से सन में बनाई गई थी। तो अगर इतनी बातें आपको याद रखना है या आप चाहते हैं कि इतनी सारी बातें हमें याद रहे तो आप पिछला वीडियो जाकर देखिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हों। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप पिछले वीडियो को जरूर देखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिर से आवर्त सारणी से संबंधित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका कॉन्सेप्ट भी जो है वह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रही है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार से तत्वों को रखा गया है। तो अब हम देखते हैं, हम समझते हैं कि किस प्रकार से रखा गया। तो ये है हमारी आवर्त सारणी। अब तत्वों को इस प्रकार से रखा गया है। देखना दोस्तों, तत्वों को ऐसे रखा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिथियम। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, फिर है बेरियम का परमाणु क्रमांक 4, फिर आता है बोरोन का 5, और फिर कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो इस प्रकार आपको दिख रहा होगा कि परमाणु क्रमांक क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो किसके हिसाब से रखा गया है इन्हें, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई पद्धति की बात हो रही है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि इसके अंदर 7 मूल मात्रक होते हैं। और आज के इस वीडियो के अंत में भी मैं आपको उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक रुकें, और मैं जब वीडियो को खत्म करूं तभी आप भी वीडियो को खत्म करें। और वीडियो को खत्म करने के बाद मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर भी जरूर दें। तो हमारा क्वेश्चन है, मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई पद्धति लागू हुई थी 1971 में, और इसके अंतर्गत 7 मूल मात्रकों को और उनके 7 राशियों को रखा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का विक्षेपण डिफ्लेक्शन सबसे अधिक होता है। तो सबसे ऐसा कौन सा रंग है जिसका सबसे ज्यादा विक्षेपण होता है।
तो जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यह प्रैक्टिकल आपने आपके स्कूल की लैब में किया होगा या आपने पिछली छोटी क्लास की बुक्स में यह डायग्राम देखा होगा। तो इसके द्वारा बताया जाता है कि एक प्रिज्म से जब हम प्रकाश किरण को गुजारते हैं तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का विक्षेपण, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब फिर बात करें कि जो विक्षेपण होता है वह होता है कि जो जितना ज़्यादा फैलता है उतना ज़्यादा उस रंग का विक्षेपण होता है। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा रंग फैला, तो जो रेड है वो तो सीधा सीधा निकल गया। सबसे ज़्यादा फैला है वॉयलेट, तो वॉयलेट का यानी बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक हुआ। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। फिर बात करें कि सबसे कम किसका हुआ, यानी सबसे कम विक्षेपण किस रंग का हुआ, तो सबसे कम विक्षेपण हुआ है लाल रंग का, रेड कलर का। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाए कि सबसे कम विक्षेपण किस रंग का होता है, तो वो है लाल रंग। इसीलिए जो खतरे के निशान होते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर या इलेक्ट्रिक पोल पर आपने देखे होंगे, और कई सारे ऐसे खतरे की जगह जहाँ पर मनुष्य का आना जाना बंद हो या वहाँ मनुष्य को खतरा हो, तो वहाँ पर रेड कलर के साइन द्वारा बताया जाता है कि इधर आना मना है। तो वह रेड कलर से इसीलिए बताया जाता है ताकि रेड कलर हमें दूर से दिखता है, क्योंकि वह फैलता नहीं है, तो हमें दूर से सुस्पष्ट दिखाई देता है। तो आप सभी को ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी एक राशि है जो व्युत्पन्न नहीं है, जो एक मूल राशि है, उसके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन एक मूल राशि है। तो अब फिर हम बात करते हैं मूल राशियों की। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एसआई सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो उसमें 7 मूल राशियों को लिया गया है और उन 7 राशियों के मूल मात्रकों को लिया गया है। तो अब बात करें कि कौन कौन सी मूल राशि और मात्रक इसमें लिए गए। तो सबसे पहला है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। फिर आता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। उसके बाद है समय, जिसका मात्रक होता है सेकंड। फिर आता है विद्युत धारा, जिसे करंट, उसका मात्रक है एम्पियर। फिर आता है ताप, ताप का मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। और फिर लास्ट आता है पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक होता है मोल। तो अब आपको पता लग ही गया होगा कि इनमें से कौन सी एक मूल राशि है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, एक मूल राशि है। तो अब बात करें कि फिर ये तीनों यानी घनत्व, आयतन और चाल क्या है, तो यह है व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां जो हमारे द्वारा बनाई गई, जैसे बात करें घनत्व, तो घनत्व का सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही लग जाएगा कि यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और यह इंपोर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, यानी कौन सी धातु सबसे अधिक पृथ्वी पर पाई जाती है। तो आप सभी को पता होगा आंसर, वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। अब मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। शायद आज का ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। मैं तत्व पूछ रहा हूँ दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। और दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और उन्हें भी बोलें कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके कॉन्सेप्ट आप पढ़ो। और जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता हूँ उन्हें अपने नोटबुक में नोट भी करें ताकि आपको रिवीजन में बार बार वह पढ़ने को मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।